हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसबी टीचिंग ट्यूबर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छी होंगी और आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। यूपी टेट का एग्जाम जैसा कि आपका जुलाई में है, उसी के लिए हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इस चैनल पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इसके पहले की जितने भी प्रीवियस वीडियो हो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। कोई भी एग्जाम दे रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इस चैनल पे आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम 2017 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। देखिए, सीटीपी जो होती है वो पेपर 1 पेपर 2 के लिए सेम होती है। जैसे कि आप सीटेट का एग्जाम दे रहे होंगे, तब भी आप सीटीपी पेपर 2 के लिए अलग नहीं पढ़ते हो ना, पेपर 1 2 के लिए सेम होता है। इसी तरह यूपी टेट में भी सीटीपी का जो सिलेबस होता है वो पेपर 1 और 2 के लिए सेम होता है। ठीक, फिलहाल के लिए क्लास को करेंगे स्टार्ट। ये 2017 का क्वेश्चन पेपर है। पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। कहा जा रहा है सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है। जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति ना हो तब आपका ग्राफ देखिए कैसे बनता है। जैसे जब कोई उन्नति नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है आपका ग्राफ ऐसे ही बनेगा। ठीक है, ये आपका ग्राफ होता है जहाँ कोई उन्नति नहीं हो रही है। जब उन्नति होती तब आपका ग्राफ ऐसे ऊपर हो जाता। ठीक, ये आप प्रयास के द्वारा देखिए। लर्निंग क्या होती है? लर्निंग को ही हम सीखना को ही हम अधिगम कहते हैं। अधिगम कैसे होता है? जब प्रयास के द्वारा आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है, प्रयास के द्वारा जब आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है, ये हो गया आपका ग्राफ। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है जब कोई उन्नति नहीं हो रही है, तो कोई उन्नति नहीं हो रही है तो ये ग्राफ आपका बनेगा। तो इस तरीके से जो ग्राफ बन रहा है इसी को क्या कहा जाता है? अधिगम का पठार कहा जाता है। जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं हो रही है तो इसे अधिगम का पठार कहा जाता है। सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट में कहा जा रहा है सीखने का वक्र, तो वक्र तो केवल जो इसके प्रयास और व्यवहार में जो आपका ग्राफ बन रहा है इसी को तो वक्र बोलोगे ना, तो वक्र तो होगा नहीं। ठीक है, और स्मृति, स्मृति मतलब मेमोरी, जो आपके दिमाग में आपके कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी होता है वो आपका स्मृति हो जाएगा। तो इससे क्वेश्चन से कोई रिलेट तो हो नहीं रहा है, तो ये भी आपका नहीं होगा, स्मृति भी नहीं होगा। ध्यान, अवधान मिस होता है, ध्यान अटेंशन। ठीक है, तो अवधान मिस ध्यान होता है, तो ये भी नहीं होगा। आपसे पूछा हुआ था सीखने की वह अवधि जब आप लर्निंग करते हो, जब सीखने की प्रक्रिया में आपकी कोई उन्नति ना हो। ठीक है, जब प्रयास के द्वारा भी आप सीख रहे हो लेकिन उन्नति नहीं हो रही है तो उसे अधिगम का पठार कहा जाता है। तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, केवल फॉर्मूला पूछा हुआ है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसके पहले अगर हमारे साथ आपने 2022, 21, 20 का सेट लगा रखा है तब आपको पता होगा। 18 के भी हमने सेट लगाया, आज हम 2017 का लगा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, मेरे कहने से नहीं, अगर आपने हमारे साथ लगाया होगा तब आपको खुद पता चल रहा होगा कि हाँ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। देखिए, एक साथ सारा इकट्ठा करके न रखें। डेली की क्लास आधे घंटे की होती है, तो मन लगा के पढ़ लिया करें वो आप, और एक ही बार नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, हम इसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया जाता है, आप एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करा करें। ठीक है, खुद से। तो बुद्धि लब्धि का आपको फॉर्मूला बताना है, तो बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या होता है? मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100 होता है। ये फॉर्मूला होता है बुद्धि लब्धि निकालने का। ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड पूछा हुआ था। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई बार फॉर्मूला पूछ लेते हैं, तो दोनों आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन जब पूछता है तो हमने निकालने का भी तरीका आपको बताया हुआ था, तो थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन आपके हो जाएंगे गलत। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा। देखिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? बताइएगा, सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया है? बताइए। कोहलर, तो कोहलर ने तो सूझ का सिद्धांत दिया था, ये भी नहीं होगा। पावलोव भी नहीं होगा, इन्हें शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, ये भी नहीं होगा। गेस्टाल्ट, ये भी नहीं होंगे। लेकिन जो थॉर्नडाइक हैं, इन्होंने जो है वो सीखने में प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया हुआ है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल आपसे सिद्धांत पूछा हुआ था, किसने दिया हुआ है? तो ये थॉर्नडाइक ने दिया हुआ है। देखिए, जैसे कि सीटेट के फेवरेट क्वेश्चन होते थे आपके कि प्याजे, वाइगोत्स्की, इन सबसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, प्याजे हो गए, और एक और थे आपके नैतिक विकास का सिद्धांत जिन्होंने दिया हुआ था। तो ये 3 जो सिद्धांत होते थे वो सीटेट में क्वेश्चन आने ही हैं। वैसे ही यूपी टेट में सेम आपसे थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, कोहलर, ये 4 आपको ज़रूर पढ़ने, इनसे क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं। ठीक, ये भी इनके फेवरेट होते हैं यूपी टेट के। तो ये क्वेश्चन आप अगर सेट लगाया है, वही बार हम बार बार वही कहना पड़ रहा है, तब आपको खुद पता चल रहा होगा हाँ इससे क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। 4 में कहा जा रहा है सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। बताइए, जोड़ा बताना है आपको। तो गुण सूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 46 होती है। लेकिन आपसे पूछा हुआ है जोड़ा। जोड़ा मीन्स क्या होता है?
पेयर बन रहा है ना 2 का, तो इसे 2 से डिवाइड करोगे जब, तो 2 दूनी 4, 2 तीन 6, मतलब 23 होते हैं। ठीक, गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। ठीक, सेकंड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िएगा। 5 में कहा जा रहा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखिए केवल सिद्धांत आपसे पूछा हुआ है, तो जैसे एक स्किनर ने जो भी सिद्धांत दिया है, स्किनर ने जो भी सिद्धांत दिया, तो कोई भी पेरेलॉ ने जो भी सिद्धांत दिया, तो उसके 2-3 नाम होते हैं, तो 2-3 नाम आपको पढ़ना है। ठीक है, कोई भी कभी भी पूछ सकता है। ठीक, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का प्रतिपादन किसने किया बताना है आपको। देखिए पहले क्रिया प्रसूत पूछ रहा है, मतलब पहले क्रिया हो रही है, तो जो जब पहले क्रिया होती है तो इसकी बात कौन करते हैं? आपके स्किनर करते हैं। तो इसका स्किनर 4th इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत लोग थॉर्नडाइक नहीं होगा, थॉर्नडाइक ने तो प्रयास और भूल का सिद्धांत दिया था। ठीक है, हल तो होगा नहीं, और ये हेगार्टे तो बिल्कुल नहीं होगा, तो 3rd तो बिल्कुल गलत है। स्किनर ने जो है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा है क्रिया प्रसूत जिसे आप RS थ्योरी कहते हो, इसका उल्टा जो SR थ्योरी है, ये थॉर्नडाइक ने दिया है। थॉर्नडाइक कहते हैं पहले उद्दीपक होता है, बाद में अनुक्रिया होती है। ठीक है, लेकिन जो है स्किनर जो वे कहते हैं पहले अनुक्रिया होती है। ठीक है, उसके बाद जो है ये स्टिमुलस होता है। देखिए आप ऐसे याद कर सकते हो, कंफ्यूजन हो सकती है आपसे, पहले SR होगी कि RS होगी। देखिए ऐसे आप जैसे स्किनर आप पढ़ रहे हो, स्किनर में देखिए आर आ रहा है लास्ट में ना, रा आ रहा है ना लास्ट में, तो आप ऐसे याद कर सकते हो जैसे स्किनर में रा है, तो हम यहाँ से रिलेट कर पाएंगे कि रा से हो जाएगा RS थ्योरी। तो स्किनर ने पहले RS थ्योरी दी है, लेकिन जो थॉर्नडाइक है वो SR थ्योरी दी है। ठीक, ऐसे आप याद कर सकते हो। और R को आप रिस्पॉन्स बोलते हो, S को क्या बोलते हो? स्टिमुलस बोलते हो ना, जिसे अनुक्रिया उद्दीपक कहते हो। तो पहले क्रिया आ रही है, तो जब पहले क्रिया आ रही है, रिस्पॉन्स आ रहा है आपका, तो पहले किसने दिया है? ये स्किनर ने दिया है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िएगा। 6 में कहा जा रहा है कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो कोहलर ने सिद्धांत दिया है, किसका सिद्धांत दिया? अधिगम का सिद्धांत दिया है। इसमें क्या ही बताना, बताइए। 4th इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया है? नहीं ना, सूझ के अधिगम का सिद्धांत दिया ना। इन्होंने कहा कि जो है लर्निंग जो है वो अधिगम जो है अचानक होता है ना, अचानक। जैसे कहते हो, जैसे दिमाग एक ऐड आता है, जैसे आपने मोटू पतलू देखा होगा, तो मोटू जब समोसे खाता है तो उसके दिमाग में देखो अचानक आइडिया आता है, तो सूझ का। ठीक है, तो इन्होंने चिंपैंजी सुल्तान जिसका नाम था उस पर प्रयोग किया हुआ था। तो इन्होंने अधिगम का सिद्धांत दिया हुआ है, विकास का सिद्धांत नहीं दिया हुआ है, व्यक्तित्व का सिद्धांत नहीं दिया हुआ है। 4th इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िएगा। 7 में कहा जा रहा है बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। देखिए प्योर फैक्ट क्वेश्चन यूपी टेट में बहुत आते हैं, जो कि आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक, सीटेट का एग्जाम नहीं है कि पेडागोजी 15 नंबर की आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे, आपको बताना है। देखिए तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक जो है ये आपके कैटल हैं। क्रिस्टलीय से आप कैटल याद कर सकते हो। ठीक है, कैटल ने देखिए 2 तरीके के बताए थे, एक तो बताया था तरल बुद्धि और एक क्रिस्टलीय। तरल क्या होता है? जो आपके वंशानुक्रम से डायरेक्ट मिल जाता है। जैसे कि वंशानुक्रम मतलब जैसे जो आपके माता पिता, जैसे आपके माता पिता की आंखें काली हैं तो आपकी भी काली होंगी, किसी की भूरी होंगी तो आपकी भी भूरी हो जाएंगी। ठीक है, ये होता है तरल बुद्धि। जैसे वो, और जैसे आपकी मम्मी के बाल काले हैं तो आपके काले होंगे, उनके भूले हैं तो आपके भूले हो जाएंगे, वो गोरे हैं तो आप भी गोरे हो जाओगे। तो ये आपके वंशानुक्रम हेरिडिटी से जो डायरेक्ट मिलते हैं उसे कहते हैं तरल। और क्रिस्टलीय किसे कहते हैं? जो आपको वंशानुक्रम से आपको मिलता है, जैसे कि जो आपको वातावरण से मिलता है। वंशानुक्रम तो आपको तरल हो जाएगा। क्रिस्टलीय वो होता है जो आपको वातावरण से मिलता है। ठीक, वातावरण से, जैसे आप वातावरण में रह के सीखते हो, है ना, ऐसा है नहीं जो भी आपको वंशानुक्रम से मिल गया वैसे रहेंगे। जो समाज में रह के वातावरण में रह के जो आपको मिलता है वो आपकी क्रिस्टलीय होता है। ठीक, तो ये तरल और क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक केवल पूछा हुआ था तो कैटल होंगे। ठीक है, फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। थॉर्नडाइक तो आपके होंगे नहीं, वर्नन नहीं भी होंगे, स्किनर तो बिल्कुल नहीं होंगे, तो फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्रिस्टलीय से कैटल आप याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िएगा। 8 में कहा जा रहा है शिक्षण के लिए मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार के लिए किया जाता है। हेतुमस क्या होता है? के लिए होता है, ये भी आप
एकदम जानना ज़रूरी होता है। हाँ, कि बहुत पहले हमें हेतु का मतलब ही नहीं समझ आता था, लेकिन हेतु का मतलब क्या होता है? के लिए। तो मतलब सुधार के लिए किया जाता है, ठीक। तो शिक्षण के लिए मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार के लिए किया जाता है? देखिए, जो मानसिक उद्वेलन होता है, मानसिक उद्वेलन क्या होता है? मानसिक मतलब दिमाग, उद्वेलन मीन्स उथल पुथल। तो आपके दिमाग में जब कोई भी क्वेश्चन होता है, तो आपके दिमाग में जब तुरंत उथल पुथल होता है, समस्या समाधान जब कोई भी आती है, तब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप समस्या के लिए, तो आपके दिमाग में उथल पुथल होगा। तो किसके सुधार के लिए किया जाता था? यही पूछा हुआ था। तो समस्या समाधान के सुधार के लिए किया जाता है, ठीक। लेकिन जो है ये 2017 का क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें जो ऑफिशियल आंसर माना हुआ था, ठीक है, आयोग ने जो माना हुआ था वो 3rd माना हुआ है, लेकिन होना चाहिए 4th, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है जो कि 2021 में भी हमने सॉल्व किया है, तो वहाँ ये उसका आंसर 4th माना हुआ है। 4th ही सही है। एनसीईआरटी में भी आपका समस्या समाधान है, लेकिन जो 2017 का हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हम आपको जैसा कि बताते हैं ऑफिशियल आंसर के साथ आपको समझाते हैं, तो ऑफिशियल आंसर इसका 3rd माना हुआ था, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन आयोग ने माना था तो हमें ऑफिशियल आंसर आपको बताना ज़रूरी है। तो इसलिए 3rd माना हुआ था, लेकिन होना चाहिए था 4th, क्योंकि 4th 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो 4th माना गया था, ठीक। तो मानसिक उद्वेलन कब होता है? जब कोई समस्या समाधान आती है, तब आपके दिमाग में जो है उथल पुथल विचारों का होता है, उसी को कहा जाता है मानसिक उद्वेलन, ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। तो 4th इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑफिशियल हमने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा। 9 में कहा जा रहा है गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो देखिए, गोलमैन ने जो है वो संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया हुआ था, जो कि 2nd ऑप्शन में दिया गया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। गोलमैन किससे संबंधित है? ये संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, 2nd इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा। 10 में कहा जा रहा है निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? मतलब 3 कोई एक तरीका का सिद्धांत होगा, एक अलग होगा, वो आपको बताना है कौन सा अलग है, ठीक है। तो अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत ये होती है, क्या होती है? लर्निंग ट्रांसफ़र आपने पढ़ा होगा। जैसे कि आज आप सीख रहे हो, जैसे आप क्लास 1 में जो सीखते हो, क्लास 2 में जब जाओगे तो वो आपको हेल्प करेगी जो क्लास 1 कराएगा। तो लर्निंग क्या होती है? वो ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। उसी को कहते हैं लर्निंग ट्रांसफ़र। जैसे आप क्लास 1-2 में जोड़ घटाव गुणा भाग सीखे होंगे, तो आप बड़े क्लास में जाएंगे तब आप जो जोड़ घटाव सीखे होंगे वो आपको हेल्प करेगी, मतलब लर्निंग ट्रांसफ़र कर रहा है। जैसे आप आज साइकिल चलाना जानते हो, कल आप मोटरसाइकिल चलाना अगर जाओगे, तब आपको वो थोड़ी बहुत तो हेल्प करेगी, कम से कम उसको संभालने का तरीका तो आपको पता होगा, जो कि आप साइकिल चला रहे थे। तो जो लर्निंग ट्रांसफ़र यही होता है कि जो आप पिछला सीखे रहते हैं, वो अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं तो उसमें वो हेल्प कर जाए, यही आपकी होती है लर्निंग ट्रांसफ़र। तो पहला कहा जा रहा है अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, ये लर्निंग ट्रांसफ़र से रिलेटेड है, ठीक है। समान अवयव का सिद्धांत, ये भी लर्निंग ट्रांसफ़र का सिद्धांत है। सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये भी देखिए लर्निंग का सिद्धांत है, लेकिन जो ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत है ये अलग लग रहा है। तो आपसे पूछा था कौन शेष से भिन्न है, तो 3rd जो है वो शेष से भिन्न है। ये तीनों एक तरीके का है, तो 3rd इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अलग है, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़िएगा 11 में कहा जा रहा है संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम तरीके से क्वेश्चन इसके पहले हमने सॉल्व कर रखा है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? संज्ञानात्मक, जो कि ब्लूम ने दिया हुआ है, तो सबसे निम्न स्तर आपको बताना है। तो क्या होता है? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन होता नहीं है। तो कौन सा निम्न स्तर है आपको बताना है। तो निम्न स्तर आपका ज्ञान हो जाता है, और जो उच्च स्तर होता है वो क्या हो जाता है? आपका मूल्यांकन होता है। तो मूल्यांकन इसमें दिया नहीं गया है, तो कंफ्यूजन तो आपको होनी नहीं चाहिए। तो जो सबसे न्यूनतम स्तर है वो संज्ञान हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा आपका, ठीक है। फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन यही आपसे पूछा हुआ था, जो हमने अभी आपको समझाया कि एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो यह किसका उदाहरण होगा? ये तो लर्निंग ट्रांसफ़र का ही है ना। लेकिन देखिए लर्निंग ट्रांसफ़र में भी 3 तरीके के सिद्धांत होते हैं, इसमें तीनों दे रखा है, उसमें आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, एक होता है क्षैतिज अधिगम अंतरण। अंतरण या स्थानांतरण दोनों सेम होता है। देखिए यही होता है कि हिंदी में जो है वो कई सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो इंग्लिश का वर्ड होता है वो सेम होता है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग मतलब अधिगम का ट्रांसफ़र, ठीक है। पहला होता है हॉरिजेंटल। देखिए क्षैतिज क्या होता है? जब आपने जो कुछ भी पीछे सीखा है सेम जो है नया सीख रहे हो तब भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो नाम ही है क्षैतिज, तो ये क्षैतिज हो जाएगा, ठीक। दूसरा है ऊर्ध्वाधिगम, मतलब जो भी आपने पहले लर्निंग सीखी है वो अगर आप नया सीख रहे हो वो थोड़ा सा उच्च लेवल पे ले जाए, वो आपका हो जाएगा
वर्टिकल नाम देखिए थोड़ा सा उच्च, ऊर्ध्व अधिगम होता है वो। जब हेल्प करेगा तो वो आपका हो जाएगा ऊर्ध्व अधिगम, जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है। क्वेश्चन में देखिए, जब आप साइकिल चलाना जान रहे हो, जब आप, ठीक है, बच्चा जो है वो साइकिल चलाना जानते हो, जैसे कि आप, ठीक है, आप साइकिल चलाना जानते हो और आपको मोटर बाइक चलाना जो है वो सीख रहे हो आप, तो जो है थोड़ी सी तो हेल्प करेगी, ज़्यादा नहीं। साइकिल में क्या जो है गियर क्लच होता है, नहीं होता है ना, तो वो, लेकिन जो है आप साइकिल चलाना जानते थे पहले, तो मतलब आपको कुछ साइकिल को बैलेंस करना तो आपको आता है, तो कुछ तो हेल्प किया मोटर बाइक चलाने की सीखने में, तो थोड़ा सा जो हेल्प कर रहा है, तो ये होता है ऊर्ध्व अधिगम। +1 थोड़ा तो हेल्प कर रहा है ना, तो ये आपका होता है ऊर्ध्व अधिगम। जब कोई भी हेल्प नहीं करेगा तब क्षैतिज हो जाएगा। तो आपसे वही पूछा हुआ था, तो यह किसका उदाहरण होगा? ऊर्ध्व अधिगम का होगा। ठीक, सेकंड आंसर हो जाएगा। थर्ड में कहा जा रहा है द्विपार्श्विक अधिगम का अंतरण। मतलब द्विपार्श्विक क्या होता है कि जैसे आप अपने दाहिने हाथ से लिखते हो, लेकिन आप बाएं हाथ से भी लिख सकते हो, उतना अच्छा नहीं, लेकिन हाँ लिख लोगे, धीरे धीरे लिखोगे लेकिन हाँ लिख लोगे ना। तो जो है द्विपार्श्विक मतलब आपके बॉडी का पार्ट, एक पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट भी जो है वो आपके ट्रांसफर हो जाएंगे लर्निंग में, वो आपका द्विपार्श्विक अधिगम का सिद्धांत हो जाएगा। लेकिन आपसे जो पूछा हुआ था, तो इसका आंसर तो सेकंड होगा, कोई भी अधिगम अंतरण नहीं, ये तो आपका होने से रहा, तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक, कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर बताया करें। अगर आप कुछ बताएंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हाँ हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हम आपको बार बार कहते हैं। ठीक है, लगा के ज़रूर जाना आपको मेरे कहने से। ठीक है, मेरे कहने से, क्योंकि आप अपने कहने से तो पता नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन मेरा कहना ज़रूर है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगा के जाएँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िएगा। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? देखिए, अधिगम का पठार, दोबारा 2 क्वेश्चन हो गए एक ही सेट में। अधिगम का पठार कब बनता है? जब आपकी लर्निंग नहीं होती है, तो वही होता है अधिगम का पठार। तो इसमें कौन सा कारण नहीं है ये आपको बताना। अधिगम का पठार कब नहीं बनेगा, क्या कारण नहीं है, ये आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए, पहला है प्रेरणा की सीमा। प्रेरणा मतलब मोटिवेशन की सीमा। जब बच्चा मोटिवेट खुद से नहीं रहेगा तब उससे लर्निंग नहीं होगी, तब भी आपका अधिगम का पठार तो बन जाएगा। विद्यालय का असहयोग, तो देखिए ये अधिगम का पठार नहीं बनेगा। विद्यालय का आपको सहयोग मिल भी रहा है, यहाँ पे असहयोग लिखा है, लेकिन अगर आपको विद्यालय सहयोग दे भी रहा है, लेकिन जब आप खुद से नहीं सीखोगे, है ना, खुद से लर्निंग नहीं करोगे, तब आप कैसे सीख सकते हो ना। सीखोगे तो खुद से ना कि विद्यालय सीखेगा। विद्यालय थोड़ी ना सीखेगा, जैसे हम आपको बता रहे हैं, लेकिन जब आप खुद से एक बार रिवीजन नहीं करेंगे, जब खुद से आप सीखना नहीं चाहेंगे, तब आपकी लर्निंग कैसे होगी, नहीं हो पाएगी ना। तो विद्यालय को जो असहयोग है, ये आपका अधिगम का पठार का कारण नहीं है। शारीरिक सीमा मतलब फिजिकल, देखिए साइकोलॉजिकल लिमिट जो होती है, जैसे आप बहुत थके हुए हैं, आपका दिमाग ठीक नहीं है, XYZ कुछ भी हो सकता है, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा है, आपका दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं है, और आपसे कहा जाए कि पढ़िए आप, तभी आपकी जो है लर्निंग वो अच्छी नहीं होगी, आप अधिगम नहीं कर पाएंगे, है ना। वो आपका शरीर, अगर आपको देखिए बहुत सारे थके हुए हैं, आपको नींद लेने की ज़रूरत है, लेकिन आपसे कहा जाए लर्निंग करिए, तो अधिगम आपका नहीं होगा, जो कि अधिगम का पठार बन जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ज्ञान की सीमा, लिमिट ऑफ नॉलेज, ये भी आपको जो है अधिगम का पठार बनेगा। लेकिन जो होता है विद्यालय का असहयोग, ये जो है अधिगम का पठार नहीं बनेगा, क्योंकि विद्यालय को नहीं सीखना है, सीखना आपको है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िएगा। 14 में कहा जा रहा है कि अधिगम अनुभव, देखिए इसमें प्योर स्टेटमेंट आपसे पूछा हुआ है, इसमें कुछ नहीं समझाना, जो कि आपको पता ही होना चाहिए। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? तो यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? गेट्स और अन्य के द्वारा दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। प्योर परिभाषा, डिफिनेशन पूछी हुई है, स्टेटमेंट पूछा हुआ है, तो ये हो जाएगा गेट्स व अन्य। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िएगा। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन क्या करता है, आपको बताना है। देखिए, अल्फ्रेड बिने और साइमन ने मिलकर 1905 में बुद्धि का सिद्धांत दिया हुआ था, तो ये किसका मापन करता है? बुद्धि का मापन करता है। ठीक है, व्यक्तित्व का नहीं होगा, पढ़ने की दक्षता का उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, तो बुद्धि का। साइमन और बिने ने मिलकर 1905 में बुद्धि का सिद्धांत दिया हुआ था, तो थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िएगा। कहा जा रहा है अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? तो इस अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण युंग ने किया हुआ है। ठीक,
सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए प्योर फैक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और एक और होता है, क्या होता है, उभयमुखी। ये तीन जो व्यक्तित्व होते हैं ये युंग ने किया हुआ है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िएगा। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, आपको बताना है। तो सामाजिक विकास को प्रभावित करना, तो ये बिल्कुल सेकंड में ही आंसर दिया हुआ है कि सामाजिक परिवेश जन्य तत्व जो है ये सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बच्चा समाज के साथ अनुकूलन कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है। बच्चा समाज में अनुकूलन कर पा रहा है कि नहीं, ये सामाजिक परिवेश जन्य है। आर्थिक तत्व होगा नहीं क्योंकि सामाजिक विकास पूछा हुआ था। शारीरिक तत्व भी नहीं होगा, वंशानुगत तत्व नहीं होगा। सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िएगा। 18 में कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है, आपको बताना है। शारीरिक विकास का प्रमुख नियम कौन सा है, आपको बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तभी आंसर करिएगा, ठीक। शारीरिक विकास का कौन सा एक प्रमुख कारण है, तो ये हो जाएगा सेकंड। कैसे सेकंड होगा ये समझिएगा। अनियमित विकास का सिद्धांत। तो जो शारीरिक विकास होता है बच्चे का, सामाजिक विकास जो होता है, शारीरिक विकास जब बच्चा बढ़ता है तो बच्चा देखिए एक अवस्था पहली जो होती है शैशवावस्था, जन्म से 0 से 2 वर्ष जिसे आप बोलते हो, जन्म से 2 वर्ष, तो बच्चा देखिए उसका शारीरिक विकास एकदम तेज होता है। पहले जब 2 वर्ष में देखिए बच्चा पहले एकदम छोटा होता है, फिर 2 वर्ष में देखिए वो चलने लग जाता है, तो शारीरिक विकास बहुत तेज होता है। फिर पूर्व बाल्यावस्था में भी शारीरिक विकास होता है, लेकिन जो बाल्यावस्था आती है, उत्तर बाल्यावस्था, उसमें उसका जो शारीरिक विकास हो जाता है वो स्लो हो जाता है। फिर जो है किशोरावस्था आती है, फिर उसका शारीरिक विकास एकदम से बच्चा देखिए जब 18 वर्ष तक हो जाता है तो एकदम से बड़ा हो जाता है, फिर शारीरिक विकास तेज हो जाता है, फिर उसके बाद एकदम से स्लो हो जाता है। तो ये अनियमित होता है ना, इरेगुलर होता है। ऐसा नहीं कि तुरंत डायरेक्ट ही बढ़ता जाता है उसका शारीरिक विकास। पहले बढ़ता है खूब तेज से, फिर एकदम स्लो हो जाता है, पहले तेज होता है फिर स्लो होता है ना, बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में तेज हो जाता है। तो ये अनियमितता का सिद्धांत है। सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट में कहा जा रहा है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, तो मानसिक नहीं, आपसे शारीरिक विकास पूछा हुआ था, तो फर्स्ट तो आपका होगा नहीं। द्रुतगामी विकास का सिद्धांत ये भी नहीं होगा। कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध ये भी नहीं होगा। शारीरिक से पूछा हुआ था, तो शारीरिक विकास जो है ये सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िएगा। 18 हमने करा, हाँ 19 पढ़िएगा। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, बताइए। विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, बताना है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये तो पावलोव ने दिया हुआ है ना, जैसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया हुआ है, तो एक सिद्धांत के 2 से 3 नाम है, तो आपको 2 से 3 4 नाम जो भी है वो याद करने होंगे, ठीक है। नहीं तो आप क्वेश्चन ऐसे ही आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका विकास का सिद्धांत है नहीं, पूछा हुआ था कौन सा नहीं है, तो फर्स्ट ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। ये आपका पावलोव ने दिया हुआ था, ये विकास का नहीं है, अधिगम का सिद्धांत है, ठीक। और ये निरंतर विकास का सिद्धांत, ये तो विकास का सिद्धांत है कि विकास आपका लगातार होता रहता है, डेली आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, ये निरंतर का विकास का सिद्धांत होगा। परस्पर संबंध का सिद्धांत, ये भी विकास का सिद्धांत है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये भी विकास का सिद्धांत है। लेकिन जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ये अधिगम का सिद्धांत है। अगर आपने पावलोव तो आपने पढ़ना ही है, तो ये आपका अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये आपका अधिगम का सिद्धांत है, जो कि आपसे पूछा हुआ था कौन सा सिद्धांत नहीं है विकास का। पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िएगा। 10 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं। इसमें कहा जा रहा है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है, तो प्योर स्टेटमेंट है, आपको बताना है। तो यह कथन किसने दिया हुआ है, ये कथन हॉर्लक ने दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िएगा। 21 में कहा जा रहा है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। बताइए मूल प्रवृत्ति जो 14 दी हुई है ये किसने दिया हुआ है, ये मैकडूगल ने दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैकडूगल ने दिया है, मूल प्रवृत्ति से रिलेटेड उन्होंने संवेग भी बताया हुआ है, ठीक। 14 मूल प्रवृत्ति और 14 संवेग बताया हुआ है मैकडूगल ने, तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन आपके हो जाएंगे गलत। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िएगा। इसमें कहा जा रहा है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है। देखिए प्योर स्टेटमेंट से 3 क्वेश्चन आपके हो गए। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह क्या कहलाता है, ये किसने दिया हुआ था, ये आपके डम्बिल, ठीक है, डम्बिल ने दिया हुआ है। डम्बिल का यह स्टेटमेंट है, फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन आपके हो जाएंगे गलत, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िएगा, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है, लगभग हर सेट में पूछा हुआ है कि जो थॉर्नडाइक ने दिया हुआ है सीखने के 3 मुख्य नियम दिए हुए हैं और 5 गौड़ नियम दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा है कौन सा मुख्य नियम नहीं है। तो तत्परता का नियम ये तो मुख्य नियम है, अभ्यास का नियम ये भी मुख्य नियम है, और प्रभाव का नियम ये भी मुख्य नियम है, लेकिन जो बहुअनुक्रिया का नियम है ये आपका मुख्य नियम नहीं है। पूछा हुआ था कौन सा नहीं है, तो थर्ड वाला नहीं है, थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, बाकी 3 आपके मुख्य नियम हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िएगा। 24 में कहा जा रहा है कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है। तो ये साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण जो है प्रतिपादित किया था, जो कि हिंदी, उर्दू इन सब भाषाओं में था। तो जलोटा ने जो है ये कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है आपसे पूछा हुआ था, तो साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। अशाब्दिक बुद्धि ये नहीं होगा, आर्मी अल्फा परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण ये भी नहीं होगा। ठीक, सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िएगा। 25 में कहा जा रहा है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, स्पीयरमैन ने किया है। ठीक, बुद्धि के द्विकारक का सिद्धांत, पहला एक द्विकारक होता है, पहला जी होता है जिसे जनरल बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है स्पेसिफिक होता है। ठीक है, जनरल और स्पेसिफिक ये आपका द्विकारक सिद्धांत है जो कि स्पीयरमैन ने दिया हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िएगा। 26 में कहा जा रहा है इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन को लॉन्ग देख के छोड़ना नहीं है, बिल्कुल इजी होता है। इसमें आप जो है वो क्या कर सकते हो, एलिमिनेट करके आंसर तक जा सकते हो। कौन सा युग्म सही नहीं है आपसे बताना है। तो सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, देखिए जो हमने आपको बताया था उद्दीपक अनुक्रिया, तो पहले क्या आ रहा है, उद्दीपक आ रहा है। पहले अनुक्रिया अगर आती, पहले रिस्पॉन्स अगर आता तो स्किनर हो जाता। हमने आपको बताया था एक RS होता है, एक यसार होता है। ठीक, तो जो RS है ये स्किनर ने दिया है, और ये वाला किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, तो जो स्किनर से आ रहा है, स्किनर में आ रहा है, तो मतलब ये जो है स्किनर ने दिया हुआ है, ये थॉर्नडाइक ने दिया है। तो पहले में देखिए रिस्पॉन्स आ रहा है, पहले क्या आ रहा है, उद्दीपक आ रहा है। ठीक, पहले उद्दीपक आ रहा है, तो ये किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया, तो ये बात तो सही है। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत ये थॉर्नडाइक ने दिया है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ये आपसे अभी क्वेश्चन में एक डायरेक्ट पूछा हुआ था, जो कि स्किनर ने दिया हुआ है ना। पहले क्रिया आ रही है, मतलब रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, पहले रिस्पॉन्स आ रहा है तो स्किनर ने दिया हुआ है, ये भी ठीक दिया हुआ है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत ये पावलोव ने दिया हुआ है, ये भी ठीक दिया हुआ है। सीखने का समग्र सिद्धांत ये जो है हल ने नहीं, ये कोहलर ने दिया हुआ है। ठीक है, जिन्होंने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग अपना किया हुआ था, तो ये सीखने का समग्र सिद्धांत कोहलर ने दिया हुआ है, ना कि हल ने। तो कौन सा सही नहीं है आपको बताना था, 4th करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सारे ऑप्शन आपके हो जाएंगे गलत। ठीक, सही नहीं है क्वेश्चन, ये पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िएगा। 27 में कहा जा रहा है इनमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। अच्छा, इनमें से कौन सा किसका नाम जो है वो सुजनन शास्त्र के पिता के नाम से जुड़ा हुआ है, तो ये गॉल्टन हो जाएगा, सेकंड करेक्ट आंसर है। ठीक, सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सारे ऑप्शन आपके हो जाएंगे गलत। प्योर फैक्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या ही समझाना। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िएगा। 28 में कहा जा रहा है, देखिए ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है, तो किसने की है, क्रैशमर ने की है। ठीक है, फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िएगा। 29 में कहा जा रहा है कि सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। देखिए 4 क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट से पूछे हुए हैं, तो थोड़ा स्टेटमेंट पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रो के अनुसार। ठीक है, ये क्रो और क्रो ये दोनों हस्बैंड और वाइफ थे शायद। ठीक है, जहां तक है। तो सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया क्या है, यह कथन किसका है, ये क्रो और क्रो का है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िएगा। 30 में कहा जा रहा है कि विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। विद्रोह की भावना, तो जो विद्रोह की भावना जिसे आप किशोरावस्था बोलते हो। ठीक है, तो किशोरावस्था में इसमें देखिए केवल पूर्व किशोरावस्था में जो है ये विद्रोह की भावना बालक के अंदर आ जाती है। तो ये पूछा था ये प्रवृत्ति किस अवस्था में
अवस्था से संबंधित है, तो ये पूर्व बाल्यावस्था से संबंधित है। ठीक है, थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्रोह की भावना है ना, किशोरावस्था में बच्चा बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होती है ये किशोरावस्था। ठीक है, तो ये विद्रोह की भावना जो है ये प्रवृत्ति पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है। ठीक है, थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे टोटल 30 क्वेश्चन सीडीपी के 2017 के, जो कि हमने सॉल्व किया। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड करके एक बार घर पे प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर आप टीचिंग से अपडेट पाना चाहते हैं, कोई भी अपडेट होती है तो हमारे एक्स ऐप या व्हाट्सएप ऐप पे या टेलीग्राम ऐप पे दिया जाता है, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है अभी। ठीक है, तो टीचिंग की अपडेट अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ व्हाट्सएप या एक्स या टेलीग्राम ऐप पे जरूर जुड़ें, और टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिलता रहता है, जो कि आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करके ज़रूर जाएं। ज़्यादा प्रीवियस पेपर नहीं है, यूपी टेट में 10 सेट है टोटल, 10 से 11 सेट है टोटल, जो कि आपको इस चैनल पे दिए जाएंगे, सारे सब्जेक्ट के दिए जाएंगे। ठीक है, पेपर से पहले आपको सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इस चैनल पे सॉल्व कराए जाते हैं। ठीक है, प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके पहले की प्रीवियस वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो जाके चैनल पे प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा, आपको सारे प्रीवियस वीडियो मिल जाएंगे जो कि हमने सॉल्व कराए हुए हैं। धन्यवाद।